Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we will discuss the Drude theory of metals, or we can say that free electron theory. Before starting the topic, please subscribe my channel as most of the viewers have not subscribed it. So let's start with the topic. ड्रूड का जो फर्स्ट अजम्पशन था वो ये था कि जो हमारा मेटल है उसमें अगर इलेक्ट्रिकल एंड हीट कंडक्शन हो रही है तो वो किसकी वजह से हो रही है, वो हो रही है ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो हमारे मेटल में इलेक्ट्रिकल एंड हीट कंडक्शन पॉसिबल होती है। एंड ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इन्हें हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो भी हमारे पास कंडक्शन आ रही है मेटल्स में, चाहे वो हीट कंडक्शन हो चाहे वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हो, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है या हीट कंडक्ट हो रही है किसी भी मेटल में, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। एंड ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एटम के आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर ये हम किसी एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास ये जो है ये हमारा एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट शेल में, इसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और यही हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। देन दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव एनीवेयर। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहीं भी मूव कर सकते हैं बॉडी के अंदर, बट ये मेटल सरफेस से बाहर नहीं जा सकते। मतलब जो हमारा मेटल है उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं भी रिवॉल्व कर सकते हैं, बट उस मेटल में से वो बाहर नहीं आ सकते। एंड इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं, क्योंकि यही हैं जिनकी वजह से हमारे पास मेटल में कंडक्शन पॉसिबल होती है, चाहे वो हीट कंडक्शन हो चाहे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हो। मतलब फर्स्ट अजम्पशन में ड्रूड ने यही कहा कि जो भी हमारा मेटल है उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन या हीट कंडक्शन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगी, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारे एटम की आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं, एंड ये फ्रीली मूव कर सकते हैं कहीं भी, बट ये मेटल की सरफेस से बाहर नहीं आ सकते, ये इन पे रिस्ट्रिक्शन होती है। देन जो इलेक्ट्रॉन्स इनर शेल्स में लाई करते हैं उन्हें हम कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स। ये जो हमारे बाकी, ये तो जो आउटर मोस्ट शेल में था ये हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बट अगर हम बात करें ये जो हमारे इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर मोस्ट शेल में ये जो सारे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हें हम कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स। ये जो येलो से मार्क्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारे कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड ये जो आउटर मोस्ट शेल है ये बाहर ये जो हमने मेंशन किया है ये हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये आउटर मोस्ट शेल में ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है। देन ड्रूड ने एक और अजम्पशन दिया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके अंदर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी। ठीक है, पहली अजम्पशन थी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्शन पॉसिबल है। देन सेकंड अजम्पशन ये है कि ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। देन द पोटेंशियल फील्ड ऑफ आयंस इन विच द इलेक्ट्रॉन्स मूव इज़ कम्प्लीटली यूनिफॉर्म। और जिस पोटेंशियल फील्ड में ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे वो यूनिफॉर्म पोटेंशियल फील्ड होगा। ऐसे नहीं है कि वो नॉन यूनिफॉर्म पोटेंशियल फील्ड नहीं होगा, वो हर डायरेक्शन में हमारा जो पोटेंशियल होगा वो इक्वल होगा। तो ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यूनिफॉर्म पोटेंशियल फील्ड में मूव करेंगे। देन ये सारी जो हमारे अजम्पशंस हैं इनसे हम ये कह सकते हैं कि ये जो क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है ये सिमिलर है किसके, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये जो ड्रूड ने हमारे पास ये अजम्पशंस दिए हैं, ड्रूड की जो थ्योरी है इसे हम क्लासिकल इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी कहते हैं, और इस थ्योरी को हम कह सकते हैं कि ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के इक्वल है या सिमिलर है, क्योंकि जिस तरह इस क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव कर सकते हैं फ्रीली इन दी एटम, सिमिलरली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम ये अज्यूम करते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स हैं एंड वो गैस में मूव कर सकते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स में हमने अज्यूम किया है कि कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी, जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कोई भी इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स नहीं होंगे। और इस थ्योरी को हम फ्री इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी या फिर इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल भी कहते हैं।
देन यहाँ पे सिमिलर वही चीज़ लिखिए कि ये जो थ्योरी है ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के सिमिलर इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम ये ज्यूम करें कि मॉलिक्यूल जो हैं वो मोशन में है, सिमिलरली ये जो हमारी फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है या फिर क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है, इसमें भी हम यही अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। देयरफॉर क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं लगातार, तो इनकी इस मोशन की वजह से हमारे पास कोलिजन्स होंगे, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ, और जो हमारे पॉजिटिवली चार्ज आयन्स होंगे हमारे मेटल में उनके साथ भी ये कोलाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम अज्यूम करें कि हमारी एक मेटल है, इसके अंदर हमारे पास पॉजिटिव आयन्स भी हैं और नेगेटिव आयन्स भी हैं, ठीक है। ये नेगेटिव आयन्स हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पॉजिटिव आयन के साथ भी कोलिजन करेंगे और एक दूसरे के साथ भी कोलिजन करेंगे, ठीक है। एंड हर कोलिजन में जो वेलोसिटी और डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। इसमें अब हमने ये ज़ूम किया है कि ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक दूसरे के साथ मतलब बाकी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी कोलाइड करेंगे, एंड जो हमारे पॉजिटिव आयन्स हैं हमारे मेटल में उनके साथ भी कोलाइड करेंगे, और इस कोलिजन के वजह से इनका वेलोसिटी और जो डायरेक्शन होगा वो हमारा चेंज हो जाएगा। देन ये जो पाथ फॉलो करते हैं ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कोलिजन के बाद जो पाथ फॉलो करेंगे वो एक जिगजैग पाथ होगा, जैसे कि हमने इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो पाथ है हमारा जिगजैग पाथ है। किसी भी रैंडम ओरिएंटेड पाथ होता है, किसी भी डायरेक्शन में हमारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव करेंगे। देन द एवरेज थर्मल स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज़, अब इस कोलिजन्स की वजह से हमारे पास जो एवरेज थर्मल स्पीड या फिर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ स्पीड जो है वो क्या होगी, √3 kBT/m, एंड विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। एंड यहाँ पे kb हमारा है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड m जो है वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। Then the average thermal velocity of electrons is 0 because the directions of the electrons are random। अब क्योंकि जो यहाँ पे अगर देखें हमारे पास जिगजैग मोशन है, इस जिगजैग मोशन की वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगे, मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगे, एंड इस रैंडम डायरेक्शन की वजह से जो हमारी एवरेज थर्मल वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो होगी। हम अज्यूम करते हैं कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है विद वेलोसिटी u1 इक्वल टू u(x)। अब ये जो है ये हमारा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है एंड x हमारा डायरेक्शन डिनोट कर रहा है। अब क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एवरेज थर्मल स्पीड है √3 kBT/m, तो वो जो हमने स्पीड कंसिडर कर ली u है, जो हमारे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो हमने u ले लिया, ठीक है। तो x डायरेक्शन की तरफ एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है विद वेलोसिटी u1 इक्वल टू u(x)। अब हम अज्यूम करेंगे कि एक दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव x डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u2 इक्वल टू -u(x)। अब क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम ही है बट डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे हमारे पास एक नेगेटिव साइन आ गया, तो क्योंकि ये रैंडमली ओरिएंटेड थे ये इस वजह से हुआ है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव एक्स की तरफ मूव कर रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। और अगर हम इन दोनों का एवरेज लें, मतलब u1 प्लस u2/2 करें तो हमारे पास आएगी वैल्यू 0। ये क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रैंडमली डायरेक्टेड थे, ठीक है, रैंडम डायरेक्शन से मूव कर रहे थे, तो उनके जो डायरेक्शंस की वजह से ये जो एवरेज वेलोसिटी उन दोनों की टोटल जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी। सिमिलरली अगर हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर हम कंसिडर करें, n नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर करें, तो उनकी जो एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो इक्वल टू 0 आएगी, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड हैं।
देन व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। अब ये जो चीज़ थी ये तब थी क्योंकि जिगजैग मोशन है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रेजेंट होगी तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली मूव करेंगे। बट अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सेलरेट हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ ड्यूरिंग द मोशन अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड दे कोलाइड विद पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस एंड लूज देयर एनर्जी। अब जब हमारे पास एक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने इस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, और इस मोशन के टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन वो सारे इलेक्ट्रॉन जो है एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। पहले रैंडम डायरेक्शन था बट सारे इलेक्ट्रॉन्स अब एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो इस मोशन के टाइम पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव आयंस के साथ कोलाइड करेंगे, एंड इस कोलिजन की वजह से उनकी एनर्जी जो है वो लूज़ हो जाएगी। वो अपनी एनर्जी को लूज़ कर देंगे इस कोलिजन के टाइम पे। देन आफ्टर ईच कोलिजन दे फॉलो अ कर्व्ड पाथ। अब जब पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, बट कोलिजन की वजह से वो एक कर्व्ड पाथ ले लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये पॉजिटिव आयन है, इसके ऊपर अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन टकराया तो वो एक कर्व्ड पाथ फॉलो कर लेगा। ठीक है, एंड इस कोलिजन के बाद, ठीक है, पहले कोलिजन हुआ, इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी लूज़ कर दी, बट इस कोलिजन के बाद ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन हमारा आया था, इस इलेक्ट्रॉन के पास एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी होगी अदर देन थर्मल मोशन। पहले इनिशियली जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई की थी तो हमारे इलेक्ट्रॉन के पास सिर्फ थर्मल मोशन था जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव कर रहे थे। बट अब क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी हमारे पास एक वेलोसिटी होगी हमारे इलेक्ट्रॉन्स के पास, ठीक है, अदर देन थर्मल मोशन। और थर्मल वेलोसिटी के अलावा हमारे पास एक और एक्स्ट्रा वेलोसिटी होगी। और ये जो हमारी एक्स्ट्रा वेलोसिटी है ये एक कोलिजन पे हमारे पास आई, बट जब हमारा नेक्स्ट कोलिजन होगा उस कोलिजन पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी लूज़ करनी है तो उस कोलिजन पे हमारे जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो लूज़ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया कि पहले हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, इलेक्ट्रॉन रैंडमली डायरेक्टेड था, उसकी वजह से हमारे पास एवरेज जो थर्मल वेलोसिटी थी वो ज़ीरो थी। बट जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव करने लगे, उसकी वजह से वो पॉजिटिव आयंस के साथ टकराएंगे और इस प्रोसेस में वो कुछ अपनी एनर्जी लूज़ भी करेंगे। बट एनर्जी लूज़ करने के साथ साथ उसके पास एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी आएगी अदर दैन थर्मल वेलोसिटी। बट जब ये इलेक्ट्रॉन किसी और पॉजिटिव आयन के पास जाके टकराएगा तो तब उसके पास ये जो हमारी एक्स्ट्रा वेलोसिटी आई थी ये भी हमारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत ही स्मॉल वेलोसिटी जो है वो ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, इनके पास बहुत ही कम एक्स्ट्रा वेलोसिटी जो होगी वो बहुत कम ये एक्वायर करेंगे। ठीक है, बट ये जो वेलोसिटी एक्वायर होगी ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होगी। सो दिस एवरेज वेलोसिटी विद विच द इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आएगी हमारे इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, इन एडिशन टू इट्स रैंडम मोशन, पहले रैंडम मोशन भी था बट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो एक किसी डायरेक्शन में मूव करने लगे ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। तो जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कौन सी वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी के साथ हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी। देन द कर्व्ड पाथ फॉलोड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड फ्री पाथ। हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशन पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव हुए थे और उसकी वजह से एटम के साथ कोलाइड किया, कोलिजन के बाद वो एक कर्व्ड पाथ फॉलो कर रहे थे, तो इस कर्व्ड पाथ को हम कहेंगे फ्री पाथ। एंड व्हेन दिस डिस्टेंस इज एवरेज्ड ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोलिजन्स, अगर हम कंसिडर करें कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे कोलाइड कर रहे हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन तो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कोलिजन पे जो हमारा कर्व्ड पाथ फॉलो हुआ उसे हम फ्री पाथ कहेंगे। एंड अगर हमारे पास बहुत सारे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो भी उनका
अपना अपना एक फ्री पाथ होगा, और उन फ्री पाथ्स को अगर हम एवरेज करें तो उसे हम कहेंगे मीन फ्री पाथ। दैट इज़ इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी दो कोलिजन्स हुए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ टकराया, तो ये हमारा एक कोलिजन हुआ है। तो इस कोलिजन के बाद जब ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा, तो ये फर्स्ट कोलिजन और ये सेकंड कोलिजन के बीच जो हमारा फ्री पाथ होगा, इसे हम मीन फ्री पाथ कहेंगे। ठीक है, जितना हमारे पास ये फर्स्ट कोलिजन और सेकंड कोलिजन के बीच में जो हमारा फ्री पाथ होगा, उसे हम कहेंगे मीन फ्री पाथ। एंड इन दोनों कोलिजन्स के होने के बीच में जो हमारा टाइम होगा, मतलब कितना टाइम लिया हमारे इलेक्ट्रॉन ने फर्स्ट कोलिजन के बाद दूसरा कोलिजन करने पे, उसे हम कहेंगे रिलैक्सेशन टाइम। जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट कोलिजन के बाद कुछ टाइम के लिए रिलैक्स होगा, वो रेस्ट करेगा। देन जैसे इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ टकराया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है किसी और इलेक्ट्रॉन के साथ टकराने से पहले कुछ देर के लिए रिलैक्स करेगा। तो वो जो टाइम है, जिस टाइम के लिए वो सेकंड कोलिजन करने से पहले रिलैक्स करेगा, उसे हम कहेंगे रिलैक्सेशन टाइम। और अगर हम अज्यूम करेंगे n नंबर ऑफ़ कोलिजन्स हमारे पास हुए, और उन n नंबर ऑफ़ कोलिजन्स में हमारे पास बहुत सारे रिलैक्सेशन टाइम आएंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा, देन सेकंड कोलिजन करने पे उसके पास एक रिलैक्सेशन टाइम होगा। सिमिलरली बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ऐसे ही सक्सेसिवली कोलाइड करेंगे बाकी इलेक्ट्रॉन्स के साथ, उनके पास भी अपना अपना एक रिलैक्सेशन टाइम होगा। तो अगर हम उन सारे रिलैक्सेशन टाइम्स को एवरेज करें तो हमारे पास आएगा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, जैसे हमने मीन फ्री पाथ में कंसिडर किया था कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ टकराया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कोलिजन हुआ, बट सेकंड कोलिजन करने से पहले हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कर्व्ड पाथ फॉलो करेगा जो कि फ्री पाथ था। ठीक है, और सिमिलरली बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कर्व्ड पाथ फॉलो करेंगे कोलिजन के बाद। तो उन सारे कर्व्ड पाथ्स को, मतलब कि फ्री पाथ्स को अगर हम एवरेज करें तो हमारे पास मीन फ्री पाथ आया था। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम फर्स्ट कोलिजन के बाद हमारा जो सेकंड कोलिजन है उससे पहले हमारा इलेक्ट्रॉन रिलैक्स करेगा। ठीक है, तो उस टाइम को हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। सिमिलरली ये हमने एक इलेक्ट्रॉन की बात करी थी, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सारे n नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करेंगे, उनके पास अपना अपना रिलैक्सेशन टाइम होगा। उन सारे रिलैक्सेशन टाइम्स को अगर हम एवरेज करें तो हमारे पास आएगा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। And according to Drude, relaxation time results only when electrons interact with the atom cores। जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम कोर्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे तब हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम आएगा। एंड ड्रूड ने मीन फ्री पाथ और डिस्टेंस बिटवीन द एटम कोर्स, मतलब मीन फ्री पाथ हमने लैम्डा कंसिडर किया। ठीक है, मीन फ्री पाथ और जो डिस्टेंस बिटवीन एटम कोर्स है उसके अंदर एक रिलेशन दिया विच इज़ इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू 1/πa²n। देन हम अज्यूम करेंगे कि v बार जो है वो एवरेज वेलोसिटी है विच इज़ इक्वल टू थर्मल वेलोसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमें पता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई की थी तो हमारे पास थर्मल वेलोसिटी थी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशन के बाद हमारे पास थर्मल वेलोसिटी आ गई एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी। थर्मल वेलोसिटी ऑलरेडी प्रेजेंट थी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशन के बाद हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आ गई। ठीक है, थर्मल वेलोसिटी हम डिनोट करेंगे VTH से एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ VD। तो v बार को हम लिख सकते हैं VTH प्लस VD। देन ये जो हमारा एवरेज वेलोसिटी है इसे हम मीन फ्री पाथ एंड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम की टर्म्स में लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू लैम्डा अपॉन टाउ। लैम्डा है हमारा मीन फ्री पाथ एंड जो टाउ है वो है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। देन यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं विच इज़ इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू टाउ v बार। तो यहाँ से हमें पता है कि जो हमारा VTH है, मतलब जो हमारी थर्मल वेलोसिटी है वो हमारी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अगर हम थर्मल वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रेशियो देखें तो हमारे पास होगा VTH अपॉन VD, दैट इज़ थर्मल वेलोसिटी अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ ग्रेटर दैन 10⁻⁶। तो मतलब कह सकते हैं जो हमारी थर्मल वेलोसिटी है वो ग्रेटर है 10⁻⁶ इंटू VD से। मतलब
Vd से वो 10⁶ टाइम्स ज़्यादा होगी, ठीक है। मतलब जो हमारी थर्मल वेलोसिटी है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से 10⁶ टाइम्स ज़्यादा है। तो जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसे हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अपने v बार जो है वो एवरेज वेलोसिटी है उसे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ले सकते हैं vth के, क्योंकि vth जो है थर्मल वेलोसिटी जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से बहुत ज़्यादा हाई है। तो यहाँ से हमारे पास जो मीन फ्री पाथ की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टाउ vth, वे vth इज़ द थर्मल वेलोसिटी। तो यही सारी चीज़ें थी जो हमें ड्रूड ने अज्यूम करी थी, ठीक है। हमारे पास ये सारे रिजल्ट्स आए कि मीन फ्री पाथ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम क्या है, एंड जो भी अजम्पशंस हमारे ड्रूड ने दिए थे कि इलेक्ट्रॉन हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से हमारे पास कंडक्शन पॉसिबल होता है। तो यही सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में स्टडी करनी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम ड्रूड के जो थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारे प्रूव्स आए थे, कुछ हमारे जो एक्सप्लेनेशंस दी थी ड्रूड ने कुछ सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ की, वो हम स्टडी करेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना। थैंक यू।